गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने लास्ट क्लास में ये देखा था अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाली थी। आज इस क्लास में अपन चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। अचालक में और चालक में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का या आवेश का चालन आराम से किया जा सकता है, और अचालक या कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का चालन नहीं होता, साथ ही साथ उसके अंदर आवेश का चालन भी नहीं होता। देखो, आवेश धारा से जुड़ा हुआ है, आवेश जब बहने लग जाता है तब धारा बनती। तो कुल मिला के अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें एक पढ़ा था अचालक पट्टिका के कारण अपरिमित आकार की एक अचालक पट्टिका थी, समरूप आवेशित थी, उसके कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इस क्लास में अपन निकालने वाले हैं एक चालक पट्टिका के कारण। तो नेक्स्ट हेडिंग है समरूप आवेशित अपरिमित आकार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट में अपन ने पिछले वाला डेरिवेशन भी दो पार्ट में करा था। एक में अपन ने डायरेक्शन देखी थी और दूसरे में अपन ने परिमाण निकाला। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, पहले अपन डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने का तरीका पहले वाला ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये मान लीजिए कोई पट्टिका है अपने पास। चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में क्या फ़र्क होता है? चालक पट्टिका जो होती है उसमें होता है आवेश एक जगह रहता है और जहाँ पड़ा हुआ है वहीं रहता है। लेकिन चालक पट्टिका में क्या होता है, आवेश जो है वो हमेशा सतह पर आ जाता है। ये हमारे पास पट्टिका है और इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं अपन, ताकि अपने को पता लग जाए कि आवेश कहाँ है। तो इस सतह पर आ जाता है, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, अंदर वाली सतह पर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ तो आएगा ही आएगा। अंदर आवेश जीरो होता है। समरूप आवेशित का मतलब है कि सब जगह समान आवेशित है, यानी इसमें जो आवेशों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर बराबर। अपरिमित का मतलब ये अनंत आकार की है। अनंत आकार का मतलब होता है कि ये बहुत लंबी है, जिस दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकाल रहे हो उसकी तुलना में। ठीक है, ये अनंत आकार की अपन ने बना दी, चारों तरफ से अनंत आकार की। इस तरह से ये बना दिया अपन ने। ओके, अब इस पट्टिका से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इसके दो बिंदु मान लेंगे, एक DA1 और एक DA2। इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, ये L दूरी है, ये भी L दूरी है, इस मिडिल पॉइंट से अपन R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको पहले इसको मिला दीजिए, दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने क्या किया, एक मूल बिंदु पर अपन एक पॉइंट मान रहे हैं, मूल बिंदु, उससे R दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, इस मूल बिंदु से L दूरी पर एक DA एक अल्पांश माना और वैसे ही ये DA2 एक अल्पांश माना।
चूंकि इनकी दोनों की दूरियां बराबर है, अतः इस पर आवेश का मान क्या होगा, dq। यहाँ पे भी बराबर होगा और यहाँ पे भी बराबर होगा। मध्य पॉइंट से यहाँ की दूरी दोनों तरफ बराबर बराबर है, इसलिए इसका जो आवेश है वो बराबर बराबर होगा। ये l है, ये r है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम ही हो जाएगी। तो अब इस आवेश की वजह से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। चूंकि आवेश अल्प है, तो अल्प होने की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसको भी अपन अल्प से ही लिखेंगे। पहले वाले की वजह से, इस dA1 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, इसलिए इसको dE1 कह दिया अपन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, त्रिज्य दिशा में, यानी जिस आवेश से अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर आपको निकालना है, तो इस आवेश से इसको मिला दीजिए। या तो प्लस आवेश है तो दूर की तरफ होगा, और माइनस आवेश है, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ होती है। समझ गए होंगे आप। तो इस आवेश से अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालनी थी P बिंदु पर, तो इस आवेश को अपन ने इस बिंदु से मिला दिया, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसकी दिशा आ गई। और परिमाण क्या होता है, KQ/R स्क्वायर, यानी इससे दूरी। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, Q का मान क्या है अपने पास, dq है, तो ये dq हो गया। और R स्क्वायर की जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आई है हमारे पास, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, समीकरण नंबर हो गया 1। उसी तरह से ये तो हो गया प्रथम अल्पांश की वजह से। अब देखेंगे अपन द्वितीय अल्पांश के कारण। द्वितीय अल्पांश के कारण अपन देखें, देखिए हो जाएगा dE2 बराबर, सेकंड वाले अल्पांश की वजह से अगर अपन देखें तो क्या होगा, dE2 बराबर K। आवेश का मान सेम होगा क्योंकि मिडिल पॉइंट से दूरी सेम है, इसलिए dKQ/ यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम ही होगी, कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया अपने पास, इसको मान लीजिए आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए थीटा है तो ये लंब हो गया, और ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा। ये थीटा मान लिया अपन ने, तो ये लंबाई सेम है, ऊपर भी L ही है, तो इसकी वजह से ये भी थीटा होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो इस वजह से ये भी थीटा होंगे, तो इसका मान भी सेम आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये अंडर रूट में है वहाँ पे, लेकिन स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से अपन देखते हैं कि जो dE1 है उसका परिमाण dE2 के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, dE1 का परिमाण बराबर dE2 का परिमाण। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है इन दोनों अल्पांशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आ रहा है वो सेम है, लेकिन दिशाएं अलग अलग दिख रही हैं अपने को। अब दिशाएं अलग अलग दिख रही हैं तो अपन इनको जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक ये एक दिशा में नहीं आ जाए। एक दिशा में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके फैक्टराइजेशन करेंगे, इनके घटक बनाएंगे। तो घटक बनाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था कि जिसका घटक बनाना होता है उसको क्या मान लेते हैं अपन, कर्ण मान लेते हैं। जैसे ये dE2 अपने पास, इसको कर्ण मान लीजिए। अब ये त्रिभुज है अपने पास, तो ये मान लीजिए कर्ण है ना, और ये मान लीजिए थीटा है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अगर इसमें अपन cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है।
अपने को जिसका घटक बनाना है, घटक जिसका भी बनाना हो तो उसको कर्ण मानते हैं, यानी वो चीज़ आपको दी हुई होगी। सपोज करो ये दिया हुआ है, कर्ण की जगह आपको लिखा हुआ है x। अब इस x का पास वाला घटक क्या हो गया, आधार। इसका मतलब आधार का मान आप निकालना चाहो यहाँ पे तो क्या होगा, आधार बराबर ये कर्ण इधर आके गुणा हो जाएगा, कर्ण इंटू कॉस थीटा। कर्ण का मान क्या है हमारे पास x, यानी x कॉस थीटा हो जाएगा। और लंब निकालेंगे तो साइन थीटा निकालेंगे, यानी इसका मान क्या आ गया अपने पास, ये हो गया x कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर अपन इसमें साइन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान आपको फिर से दे रखा है, वो है x। इसका मतलब लंब बराबर क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। x का मान क्या है अपने पास, कर्ण। तो ये सिंपल सा मेथड आप ध्यान रखें कि जब भी आपको, ये याद ही कर लें इसको, कि जब भी आपको किसी का घटक बनाना होता है तो उसको क्या मान लेंगे अपन, कर्ण मान लेंगे। और उसके पास वाला हमेशा आधार होगा, आधार को क्या लिख देंगे, कर्ण इंटू कॉस थीटा। और सामने वाला चाहे तो इधर ले लो आप, चाहे इधर ले लो, एक ही बात है। ये लंब है, इस लंब को अपन क्या लिखेंगे, कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये पूरा कंक्लूजन अपने पास यहां पे लगाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अप्लाई करते ही देखिए क्या होगा, DE2 है अपने पास, DE2 को इधर लेके आए अपन तो ये हो जाएगा DE2 कॉस थीटा। पास वाला हमेशा DE2 कॉस थीटा, और ये सामने वाला इधर भी रख सकते हो आप। क्यों रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि सदिशों को आप एक जगह से दूसरी जगह, दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, ले जा सकते हो आप। तो यहाँ पे एक सदिश है, इसको यहाँ ले जा सकते हो आप। तो ये हो जाएगा DE2 साइन थीटा, और नीचे वाले भी ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा DE1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, इसकी लंबाई बराबर रखनी है अपने को, ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन नीचे लिख देंगे, चित्रानुसार अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण बराबर है तथा इनके घटक, लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की तरफ होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। देखो, तल के लंबवत बाहर की तरफ जो दिशा होती है ना, उसको एन कैप से लिखते हैं अपन। किससे लिखते हैं, एन कैप से। एन का मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या आ गई अपने पास, एन कैप आ गई, लंबवत बाहर की तरफ। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपने पास। पहला पॉइंट क्या था अपने पास, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो गया साहब। अब सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं अपन। सेकंड पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इसी को ही अपन थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट अपन निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। किसके कारण, चालक पट्टिका के कारण। तो इसमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का परिमाण बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। इसमें देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे,
एक बेलन की कल्पना करेंगे। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, ये गाउसीय पृष्ठ अपन ने कल्पना करी। उसके बाद अपन क्षेत्रफल मानेंगे। देखो इस एक अल्पांश क्षेत्रफल तो यहाँ हो गया, इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से बाहर की तरफ होती है, और इस क्षेत्रफल की दिशा भी इधर की तरफ ही होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि इसके लंबवत बाहर की तरफ है। एक अल्पांश अपन यहाँ मान लेते हैं, इसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा ये होगी ds, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए तीसरी जगह, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा ds, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है 0। ये नोट करने वाली बात है। उसमें इसमें ये फर्क था कि उसमें एक तो बेलन दोनों तरफ बनाते थे अपन, क्योंकि उसमें कारण क्या था, उसमें कारण ये था कि प्लस आवेश जो है जहाँ रखा है वहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या हो रहा है, ये जैसे मोटी परत है तो इसमें प्लस आवेश इधर भी आ गया उधर भी आ गया, तो बीच में तो खाली रह गया ना, आवेश जो है सतह पर आ गया, सतह पर आने की वजह से बीच में आवेश 0 हो गया। अब देखिए जब बीच में आवेश 0 हो गया तो इसमें कैलकुलेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले की तरह ही अपन पृष्ठ आवेश घनत्व की कल्पना करते हैं। माना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं अपन S, तथा बेलनाकार सतह के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तो गाउसियन सतह में आवेश, सबसे पहले अपन आवेश मानेंगे, तो सिग्मा क्यू का मान क्या आ गया अपने पास, सिग्मा इंटू एस, पहला समीकरण तो यही है। अब लिखेंगे अपन सेकंड पॉइंट, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, जब गाउस के नियम से देखते हैं, देखिए क्या होता है। गाउस का नियम है हमारे पास सिग्मा ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई डी एस को फिर से अपन 3 पृष्ठों में विभाजित कर देंगे। इसका नाम रख दो S1, इसका नाम रख दो S2, इसका नाम रख दो S3। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना मान लिया अपन ने, S मान लिया, इसका भी S ही होगा। तो गाउसियन सतह को 3 भागों में विभाजित करने पर, 3 भागों में विभाजित कर दो सब, ये हो जाएगा समाकलन, पहले S1 ई डी एस कॉस 0 जो होगा, सबसे पहले वाले में तो क्या है कॉस 0 हो गया, प्लस S2, इसमें ई का मान क्या है अपने पास 0, ds और कॉस का मान कितना हो जाएगा इसमें 180, प्लस S3, इसमें आपके पास ई है, ds भी है,
cos 90 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में अपन लिख देंगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। कहां पे? अंदर। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों होता है? क्योंकि आवेश जो होता है वो सतह पर आ जाता है। और विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से। अगर कहीं पे आवेश नहीं है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। यानी विद्युत क्षेत्र 0 कहाँ होगा? चालक परत के अंदर। इसी वजह से क्या होता है, देखिए कई बार ऐसे होता है कि जैसे अपने को मोबाइल में सिग्नल कम आने लग जाते हैं, जैसे लिफ्ट वगैरह के अंदर। क्योंकि लिफ्ट क्या होती है? मेटल की बनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि रेडिएशन आपके ऊपर नहीं आए तो आप क्या करें? जैसे ये मोबाइल वगैरह के जो रेडिएशन है वो आपके ऊपर कम से कम आए तो आप क्या करें? चारों तरफ एक लोहे का या किसी भी चालक पदार्थ का एक रूम बना लें, चारों तरफ से बंद कर लें, तो उसके अंदर सिग्नल बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आवेश को क्या करता है, वो सतह पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता उसका। अब यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया और ये 90 डिग्री cos 90 का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास, EDS बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्यू का मान समीकरण 1 से रख देंगे अपन, और विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र का मान जो है कांस्टेंट है यहाँ इस फिक्स दूरी के लिए, तो इसको बाहर ले लेंगे। सिग्मा क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर तथा विद्युत क्षेत्र E को समाकलन से बाहर लाने पर, बाहर लिया हो सब इसको, तो यहाँ बाहर लिया है इसको, तो ये हो गया EDS इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ds का, इस अल्पांश का अपन जब समाकलन करते हैं तो इस पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा क्षेत्रफल कितना है अपने पास? S, यानी सिग्मा ds का मान कितना है? चूंकि S, दिस इम्प्लाइज E इंटू S बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट जाएगा, इसका मतलब E बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसकी दिशा देखें तो दिशा कैसे निकाली? तल के लंबवत बाहर की तरफ। इसका मतलब सदिश रूप में अगर लिखना चाहें अपन तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये इसका डेरिवेशन आ गया। ओके, अब देखिए आरबीएससी बोर्ड में तो इसका डेरिवेशन है पूरा, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है। सीबीएसई में इसको कैसे समझा रखा है जो देखते हैं। इस पूरे को नोट डाउन करने के बाद देखिए अपन आते हैं वापस से अचालक परत के ऊपर। अचालक परत के अंदर अपन ने देखा था कि ये कोई परत है अपने पास और इस पे प्लस आवेश है अपने पास, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किसी भी दिशा में, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, दोनों तरफ क्या आ रहा था अपने पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था विद्युत क्षेत्र का मान। ओके, अब आप देखिए कि अगर चालक परत भी, यहाँ पे अपन ने चालक परत लिया, अचालक परत का ये होता है। चालक परत भी अगर बहुत पतली हो तो वो कैसे व्यवहार करेगी? अचालक की तरह ही व्यवहार करेगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि पतली चालक परत, तो आप कैसे मान के चलेंगे उसको? अचालक की तरह।
अगर मान लीजिए अपन एक चालक परत जो मोटी है, जैसे अपन ने अभी डेरिवेशन करा था, तो मोटी परत का मतलब इसके बगल में, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये मोटी चालक परत है। तो अब यहाँ पर आवेश जो है इधर नहीं रहेगा, ये आवेश जो है पूरी सतह पर फैल जाएगा, तो ये इधर भी आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे भी जाएगा जाने को, तो पर ये क्या है, मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की तुलना में मोटाई, तो यहाँ पर आवेश बहुत कम रहेगा। ठीक, अब अपन को ऐसे मान लीजिए कि ये दो अचालक परत हैं, ये चालक परत है, लेकिन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं अपन, ऐसे मान सकते हैं कि दो अचालक परत ही मान लो इसको। तो मान लीजिए पहली वाली चालक परत, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या है अपने पास, E1 है। ठीक है, और दूसरी वाली, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस दिशा में ही आएगी। इसको मान लीजिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ1 है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व σ2। तो पहली वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या आएगा, σ1/2ε0। इसी दिशा में दूसरी वाली की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में आएगी, उसका मान क्या आएगा, E2 बराबर σ/σ2 हो जाएगा यहाँ पे 2ε0। इसका मतलब कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा इसमें, E बराबर E1 प्लस E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो यह हो जाएगा σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0। ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया बाहर की तरफ। अगर अंदर देखना चाहें अपन, यहाँ पे अपन कंसीडर करके चल रहे हैं कि σ1 का मान σ2 से बड़ा है, तो अंदर देखना चाहें तो अंदर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे आएगी, σ1 2/ε0, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये हो गया E2 बराबर σ2/2ε0। बड़ा कौन सा है विद्युत क्षेत्र, ये वाला, क्योंकि σ1 का मान बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आ जाएगी, σ1/2ε0 माइनस σ2/2ε0, ऐसे हो जाएगा। ओके, और इस दिशा में भी सेम ही आ जाएगा, ये जो इधर आया। कुल मिला के बात ये है कि ये जो अचालक परत है, ये चालक परत की तरह कैसे व्यवहार करेंगे। मान लो σ1 और σ2 का मान बराबर है, एक ही चालक परत से बनी हुई है, यानी चालक परत की बात हो रही है, तो सब जगह सेम आएगा मान।